नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार पर खास प्रोग्राम द टॉक शो। आज हमारे इस टॉक शो के खास मेहमान हैं सद्भावना हॉस्पिटल के डॉक्टर श्री कृष्ण मोहन कुमार जी। और ये जन स्वराज पार्टी के ये एक सम्मानित कार्यकर्ता है और इन्होंने जन स्वराज की शुरुआत जब से पूर्णिया में हुई तब से इन्होंने योगदान दिया है अपनी पार्टी के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि इस बिहार चुनाव 2025 में जन स्वराज पार्टी ने कोई सीट हासिल नहीं की। हालांकि ये बात भी है कि जो वोट परसेंटेज है वो भी काफ़ी कम मिला। और आप लोगों ने अगर रिपोर्ट देखा होगा तो 98% के जमानत भी जब्त हो गए थे। तो हम आज इनसे बात करना चाहेंगे। इनसे जो मेरे सवाल होंगे वो थोड़े चुटीले भी होंगे और थोड़े ठीक ठाक भी होंगे। तो हमने इसको दो पार्ट में किया हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हमारा जो पार्ट 1 है ये है चुनावी रणनीति, संगठन और हार का कारण। हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे इस बारे में और देखते हैं कि डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, अपनी पार्टी का पक्ष कहां तक रख पाते हैं डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, आपका द टॉक शो में स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। आपने समय निकाला हमारे लिए, हम इसके लिए बहुत आभारी हैं आपके। हमारा जो पहला सवाल है कि जन स्वराज कहता था जब इलेक्शन के पहले और शुरू से ही, जब से जन स्वराज पार्टी जब से बनी है कि बिहार की जनता हमारे साथ है, बिहार की जनता हमारे साथ है। तो जो बिहार की जनता जब आपके साथ में थी तो वो बैलेट बॉक्स तक, ईवीएम तक वो जनता क्यों नहीं पहुंच पाई आपके पक्ष में? देखिए, इसके तो बहुत सारे कारण हैं। बिहार की जनता पक्ष में तो थी, बहुत सारी 60% जनता पक्ष में थी, इस पक्ष में थी कि बदलाव होना चाहिए। जो वर्तमान सरकार थी उसमें बदलाव होना चाहिए, इस पक्ष में 60% जनता थी। और हम लोगों ने काफ़ी मेहनत भी किया, जन स्वराज पार्टी ने अपनी तरफ से काफ़ी मेहनत भी किया, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से चुनाव आते आते ये चीज़ें काफ़ी बदल गई। अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो पार्टी की अंदरूनी चीज़ें, पार्टी की तरफ से कुछ गलतियां हुई, और जो दूसरी है जो सरकार थी, वर्तमान सरकार थी, उन्होंने जो फ्रीबीज जो बांटे, जो जनता को गुमराह किया, ये दो कारण मूलतः है। अब ये सबको पता है कि सरकार ने 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में डाले, इसका असर निश्चित रूप से पड़ा, इस बात से कोई इनकार तो नहीं कर सकता। अगर एक विधानसभा में 50-60 हज़ार महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये मिल जाएंगे तो निश्चित रूप से उसका असर पड़ेगा, और उसका असर देखने को मिला। उसके अलावा जो बिजली फ्री किया, तो ये फ्री का कर कर के एक तरह से वोट खरीदा गया, 10,000 रुपये में वोट खरीदा गया। अभी तक तो यही दिख रहा है। जो सरकार बोल रही थी कि हम ये बिज़नेस करने के लिए दे रहे थे, तो ये चीज़ें आप पहले कर सकते थे। अगर आपकी नीयत अच्छी होती, आप 6 महीना पहले कर लेते। यहाँ तक कि आप समझिए कि कल चुनाव है और आज शाम में लोगों के अकाउंट में पैसे दिए गए, जो कि कहीं से भी आप देखिए तो ये मतलब आचार संहिता में बैठता नहीं है। अब उनका दलील है कि ये चूँकि पहले पास हो चुका था तो वो जा रहा है। बिल्कुल। ये चुनाव आयोग को देखना चाहिए, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। तो इसका असर पड़ा। और जहाँ तक सवाल डॉक्टर साहब, आप अगर ये बोलते हैं कि फ्री बीज और वोट खरीदा गया, तो इलेक्शन में तो ऐसा ही होता है। आपकी पार्टी भी तो वोट खरीदने में लगी हुई थी कि हम 2500 रुपया देंगे और हम कॉन्वेंट में बच्चे को पढ़ाएंगे, ये भी तो खरीद ही था। नहीं, देखिए, ये खरीदना नहीं बोलते हैं इसको आप बोलते हैं कि हम ये करेंगे, अगर जीत गए तो हम ये करेंगे। अगर तो लोभ तो दिया ना आपने। देखिए, ये लोभ नहीं है, ये लोभ नहीं, ये तो हम बच्चों की पढ़ाई के लिए, पढ़ाई अगर आप फ्री में, सरकार का काम क्या होता है?
अगर कोई सरकार बनती है तो उसका काम क्या होता है, वो शिक्षा फ्री करे, शिक्षा सस्ती करे या फ्री करे। तो इसमें खरीदने वाली बात कहाँ से आ गई? हम आप किसी के अकाउंट में पैसा देने के लिए तो नहीं बोल रहे थे कि हम आपके अकाउंट में पैसा दे देंगे, ये चीज़ तो हम नहीं बोल रहे थे। हम रोज़गार की बात कर रहे थे, हम पलायन की बात कर रहे थे। तो दोनों में फ़र्क है, आपके अकाउंट में पैसा दे देना और हमें बोलना कि हम आपको रोज़गार देंगे या बच्चों की पढ़ाई फ्री कर देंगे या किसानी को जो है मनरेगा से जोड़ देंगे। तो ये चीज़ें फ्रीवीज नहीं है। इसको 2500 रुपया तो दे रहे थे ना, पेंशन बढ़ा रहे थे ना, 400 से 2500 रुपया। हाँ, तो वो तो देखिए वो तो हक है, वो उनका हक है। अगर आप पेंशन किसी को, विकलांग को या वृद्ध को दे रहे हैं तो अब 400 रुपये में तो कुछ नहीं होता है, बाकी सारी सरकारें भी दे रही है। तो पेंशन देना और एक तरह से हर महिला को देना, ये दोनों में फ़र्क है। तो जनता आपके ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर पाई? क्या आपके संगठन की कमी है, या आप जितना आपकी पार्टी सोशल मीडिया में जितना वायरल रही उतना जनता के बीच वायरल नहीं हो पाई पार्टी? देखिए ये निश्चित तौर पे हार हुई है, तो गलती हम सारा चीज़ विपक्ष के ऊपर, मतलब सरकार के ऊपर नहीं डाल सकते। गलती शीर्ष नेतृत्व में भी है ज़्यादातर, चूँकि इस पार्टी में होता यही था कि जो शीर्ष नेतृत्व ऊपर से जो डायरेक्शन आता था उसके अनुरूप यहाँ के पदाधिकारी काम करते थे। तो निश्चित तौर पे गलती हुई है, और जो गलती हुई है, कुछ जो प्रशांत किशोर हैं इनकी जो कथनी और करनी में जो फ़र्क आ गया, इससे भी लोगों का भरोसा टूटा। कार्यकर्ता है या जो भी लोग उनको फॉलो करते हैं, निश्चित तौर पे उनका भरोसा कम हुआ और इसका असर चुनाव में देखने को मिला। दूसरी जो दिक्कत ये है कि टिकट का जो वितरण हुआ, मेरे समझ से, मैं तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं हूँ या बहुत ज़्यादा उसकी समझ नहीं रखता हूँ, मेरी समझ से उसको देने में काफ़ी देरी हुई। और अगर वो टिकट पहले दे दी जाती शायद, तो हालात हो सकता है कि कुछ सीटें निश्चित तौर पे आती। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ध्यान में नहीं रखा गया। कई जगह ऐसे भी कैंडिडेट को दिया गया जो 2 दिन पहले ज्वाइन किए थे। तो इससे लोगों का और ख़ासकर कार्यकर्ताओं का भरोसा जो है शीर्ष नेतृत्व से निश्चित तौर पे कम हुआ, उनके उत्साह में कमी आई, और पब्लिक में भी लेके इसकी जो पार्टी की छवि है वो ख़राब हुई कि ये बोले थे 3 महीना पहले टिकट देंगे और देते देते फिर बाकी सारी पार्टियों के साथ ही दिए। इतना ही नहीं, अब आरोप ही लगा सही, लेकिन पैसे लेकर टिकट देने का भी आरोप लगा। तो ये टिकट वितरण के बाद से चाहे कार्यकर्ता हो या पब्लिक हो, दोनों के उत्साह में कमी आई। इस बात को मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए और इससे नकार देना कि नहीं, हम सारी गलती सरकार की है, ऐसा नहीं है। पार्टी के अंदर भी गलतियां हुई है और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आप इस बात को कहाँ तक तस्दीक करेंगे, कंफर्म करेंगे कि आपकी पार्टी ने पूरे 243 कैंडिडेट मैदान में खड़े किए थे? क्योंककि आपकी पार्टी ने 2 बार अनाउंस किया, जिसमें एक था 54 का और एक 61 का, समथिंग लाइक दैट था। टोटल 165 आदमी का लिस्ट दिया। हमने चुनाव आयोग के साइट से भी ढूंढने की कोशिश की, तो उसमें भी 243 कैंडिडेट का लिस्ट हमें नहीं मिला। तो ये गफलत क्यों पैदा की गई, जबकि बाकी और जितनी भी पार्टियां हैं, जो स्थापित पार्टियां हैं, सबका लिस्ट है, किसको टिकट मिला, कहां से, वो सबका नाम है। जनसुराज का नाम, पूरे कैंडिडेट का नाम क्यों नहीं मिला? नहीं, देखिए चुनाव आयोग के साइट पे तो आप हर सीट पे जाके देखिएगा तो मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपने जब लिस्ट जारी किया 2 बार पार्टी की तरफ से 2 लिस्ट जारी हुई, तीसरी लिस्ट पब्लिक नहीं की गई। मैं आपको बोल रहा हूँ, इससे सब चीज़ों को लेके पब्लिक में जो है छवि खराब हुई। चाहे कार्यकर्ताओं की तीसरी लिस्ट जो आई वो कहाँ गई, किससे किसको टिकट मिला, कहाँ से किसको टिकट मिला, वो सार्वजनिक नहीं हो पाई। तो पब्लिक ये भी पूछ रही थी उस समय, जब हम फील्ड में थे, जब लोगों से मिलते थे,
तो पब्लिक ये जानना चाहती थी कि जो प्रशांत किशोर जितना बात करते हैं, उनके बात का बेस क्या है, उनके बात की वैल्यू क्या है। अब कई बार तो प्रशांत किशोर ने मतलब इस तरह के दावे कर दिए जिसका कोई सिर पैर नहीं है। ठीक है, क्या प्रशांत किशोर अब राजनीति छोड़ दिए, वो अब बात को पलट दिया है अभी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो इन सब बातों का असर हुआ है क्या जनता के ऊपर, जो वोट में तब्दील नहीं हुआ? आपकी भीड़ तो हजारों की लगती थी। निश्चित तौर पे हुई है। अब मैं कोई बहुत बड़ा रणनीतिकार या मैं प्रशांत किशोर के बारे में कुछ बोलूं इतना बड़ा नहीं हूं, लेकिन मेरी समझ से है कि मतलब मुझे जो समझ में आता है वो मैं बस ये बोल सकता हूं कि उनको थोड़ा सा कुछ भी बोलने से पहले उसको सोच लेना चाहिए और थोड़ा सा कम ही बोलें तो मेरे ख्याल से पार्टी के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अननेसेसरी जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ मतलब बोल के कोई फ़ायदा मुझे नहीं लगता है। अब जेडीयू को 25 सीट आए कि 30 सीट आए वो हमारा मामला था नहीं भी बोलते उस बात को तो कोई ये नहीं था। जहाँ जहाँ भी जनसुराज की सभा लगी, खासकर जहाँ प्रशांत किशोर आए, लोगों की भीड़ तो हजारों में जुटी, इसमें कोई शक नहीं। लोगों की जुबान पर भी जनसुराज था, इसमें भी कोई शक नहीं है। जनसुराज का मॉडल भी लोगों ने पसंद किया, मॉडल को पसंद किया, लेकिन वोट में वो तब्दील नहीं हुआ। तो क्या आप मानते हैं कि आपका जो जनसुराज का जो मॉडल है, उस मॉडल में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, तो उसको सुधारने की आवश्यकता है? हाँ, निश्चित तौर पे है। देखिए, इस बात से तो मैं पहले ही बोला कि इस बात से नकार नहीं सकते हम। हर चीज़ सरकार के ऊपर नहीं डाल सकते कि 10,000 में खरीदा इसलिए हम हार गए, ये ठीक नहीं। हाँ, एक फैक्टर है वो, लेकिन हम टोटली उसके ऊपर नहीं डाल सकते। हमारे अंदर, पार्टी के अंदर बहुत सारी कमजोरियां रही होगी और ठीक कुछ दिख भी रही है, तो उसको दूर करने की निश्चित तौर पे ज़रूरत है, चाहे वो प्रोफेशनल टीम की तरफ से हो या फिर शीर्ष नेतृत्व की तरफ से हो। जिस तरह से भी हो उसमें सुधार की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस पर सोचेगा इस बारे में। अभी सदाकत आश्रम में उन्होंने एक दिन का मौन रखा था, 24 घंटे का। उसके बाद उन्होंने बोला था कि हम थोड़ा इसके ऊपर विचार करेंगे, थोड़ा कि किस वजह से हमारी हार हुई, अवलोकन करेंगे उसका। शायद आप भी उसमें शामिल होंगे या और भी आपके लोग शामिल हुए होंगे। कुछ बता सकते हैं कि वहाँ पर उन्होंने आखिर ऐसा क्या निचोड़ निकाला, इसका कुछ स्टेटमेंट दिया था? नहीं, मैं तो वहाँ पे खैर उपस्थित नहीं था, मैं नहीं उपस्थित हो पाया था। और वहाँ पे सच उन्होंने एक तरह से जो भी है शांति के लिए जो भी है उसके लिए रखा था। बाकी तो इस पे निर्णय तो मिल बैठ के ही होगा, अकेले तो वहाँ पे तो नहीं हो सकता। वो तो बंद कमरे में मीटिंग होगी, समीक्षा होगी, उसमें बातें निकल के आएंगी, तो वहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं। बिहार की जनता नाम पढ़कर ईवीएम में बटन नहीं दबाती है। बिहार की जनता जो चुनाव चिन्ह होता है उसको देखकर ही बटन दबाती है। हैं? आपकी पार्टी के जो सिंबल है, जो झंडा है, आपका झंडा पर जो सिंबल आपने लगाया वो कई बार बदला गया। पहले प्रशांत किशोर खुद होते थे, फिर गांधी जी होने लग गए, उसके बाद गांधी जी और बाबा साहब का हो गया, उसके बाद बस्ता आ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि, और ऊपर से उसमें भी आपका जो नंबर था शायद 14-15वां नंबर में था आपका, तो कहीं वोटर कंफ्यूज तो नहीं होगी कि किस चिन्ह पर बटन दबाएं हम? नहीं, ये कोई बड़ा फैक्टर नहीं है। जिसको वोट देना होता है वो ढूंढ लेता है। वो इतने लोग बेवकूफ़ नहीं है आप। मतलब ऐसा मेरा आकलन है कि जिसको वोट देना होता है जहां वो ढूंढ लेता है। 99%, 1% आप इधर उधर, 1% से भी कम आप इधर उधर मान सकते हैं, लेकिन जिसको जहां वोट देना होता है वो दे देता है। अच्छा, ये आप खुद भी कैंडिडेट थे जनसुराज के, भावी उम्मीदवार। जो आपके पूर्णिया के जो भी पदाधिकारी लोग हैं वो लोग बोलते थे भावी उम्मीदवार हैं। तो आपको टिकट नहीं मिलके, आप तो 3 साल से काम कर रहे थे पार्टी के लिए, आपको टिकट नहीं मिलकर किसी और को टिकट मिल गया, इसका क्या कारण? आप में क्या कमी रह गई, क्या कारण था इसका? अब ये
बता पाना मेरे लिए तो संभव नहीं है। हाँ। ये जो टिकट दिया जिन्होंने, आप उनसे ये सवाल कर सकते हैं। हाँ। हाँ, क्योंकि मेरी कमी अब मैं खुद देखना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो आप उनसे ये सवाल कीजिए कि आखिर क्या कारण रहा कि जो आदमी शुरू से काम कर रहा था उसको ना टिकट देके दूसरे को दिया गया। तो ये इसका जवाब तो वही दे पाएंगे। नहीं, मैं कोशिश में हूँ, अगर प्रशांत जी से कभी मौका मिला मुझे बात करने का तो मैं ये सवाल तो ज़रूर करूँगा। तो आपको नहीं लगता कि ये भी एक वजह है, खास करके पूर्णिया में लगभग 3000 वोट मिले हैं आपके कैंडिडेट को, तो और वोट कम होने का ये भी एक रीज़न है, क्योंकि पब्लिक तो यहाँ के जो वोटर थे, वोटर आपको जानती थी और बाद में दूसरा कैंडिडेट आ गया तो इस वजह से भी डाइवर्ट हो गया। नहीं, निश्चित तौर पे इसका भी असर पड़ा है, इसका असर पड़ा है, बहुत सारी चीज़ों का असर पड़ा है जो अब आपको मैं पहले एक लाइन में ही बोल दिया, जो कथनी और करनी में फ़र्क रहा, इससे केवल कार्यकर्ता नहीं, अब जो लोग आजकल हर कोई इंटरनेट देख रहा है। आप बोलते हैं कि ठीक है, जो शुरू से हमारे काम पार्टी में रहेगा उसी को टिकट देंगे, फिर आप उस चीज़ को अगर बदलते हैं तो इसमें पब्लिक भी सोचती है, जनता भी सोचती है कि ये तो जो बोल रहा है वो कर ही नहीं रहा है। आप कहीं भी हम लोग सभा करते थे तो हम लोग ये बताते थे कि यहाँ से जो विधायक लड़ेगा, कैंडिडेट कौन होगा, यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष तय करेंगे, यहाँ के जिलाध्यक्ष तय करेंगे। और ये बातें जो एक संविधान की बात चली थी शुरू में, उसमें बोला गया था कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब हम पब्लिक में बता रहे हैं कि हमारे यहाँ ये सिस्टम है कि यहाँ पे प्रखंड अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष टिकट का मतलब निर्धारित करेंगे कि किसको चुनाव लड़ना है, और वो चीज़ नहीं हो के फिर कोई तीसरी चीज़ हो जाती है जो पटना से डिसाइड होती है बिना यहाँ की सहमति के, तो फिर उसका असर तो पड़ेगा ही। पब्लिक भी तो देखती है ना कि ये लोग तो बोल के गए थे कि नहीं ये जिलाध्यक्ष तय करेंगे, ये तय करेंगे, फिर ये बदलाव हुआ कैसे? तो इससे भी लोगों का भरोसा निश्चित तौर पे टूटा है। तो ये था हमारा पार्ट 1, और जिसमें हमने जनसुराज के चुनावी रणनीति, जमीनी पकड़ और हार के कारणों पर खुलकर चर्चा की। डॉक्टर साहब ने अपनी पार्टी का और खुद अपना भी पक्ष मजबूती से रखा, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। हमारा पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, और पार्ट 2 में हम बात करेंगे पार्टी के भविष्य के बारे में, उसके नेतृत्व के बारे में। तो देखते रहिए जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। लेकिन दर्शकों, आपसे अब एक सवाल है कि आपके अनुसार जनसुराज पार्टी की सबसे बड़ी गलती क्या थी? रणनीति, उम्मीदवार चयन या जमीन पर पहुंच की कमी? अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम मिलते हैं बस थोड़ी देर में आपसे।